साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओसीआई अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई अर्थात नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात अनिवासी भारतीय, इन तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि यह क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है और भारत में इनको क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। चूँकि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह जो कार्ड है, इसके बारे में अभी पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है। पिछले वर्ष भी यह चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि भारत सरकार ने ब्रिटिश पत्रकार और लेखक आतिश तासिर के ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को निरस्त कर दिया था और वर्तमान में फिर चर्चा में आया है। तो वर्तमान में चर्चा में इसलिए आया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे ओसीआई कार्ड धारकों की कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ओसीआई कार्ड धारक पारिवारिक जो है आपात स्थिति में वापस आ सकते हैं। ऐसे ओसीआई कार्ड धारक जिनका यहाँ कोई पारिवारिक आपात स्थिति है तो वो लोग यहाँ वापस आ सकते हैं। दूसरे, ऐसे ओसीआई कार्ड धारक जिनमें से पति अथवा पत्नी में से एक ओसीआई कार्ड धारक हो और एक भारत का निवासी हो तो वो लोग आ सकते हैं। तीसरा, ऐसे ओसीआई कार्ड धारक माता पिता जिनके नाबालिग बच्चे हैं तो जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ओसीआई कार्ड धारक छात्र जो नाबालिग नहीं है परंतु जिनके माता पिता भारत में रहते हैं तो उनको भी वापस आने की परमिशन दी गई है, अनुमति दी गई है। तो इस वजह से ओसीआई जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ओसीआई से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इससे विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके अधिकारों को लेकर के कि ओसीआई को क्या क्या अधिकार होते हैं और यह किसे कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक आध चीज़ें और याद रखिएगा कि भारत में जो नागरिकता के संबंध में जो बातें बताई गई हैं, मतलब एक संविधान के अंतर्गत कहें तो संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के बीच में भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है या नागरिकता के संबंध में जो भी बातें हैं वो इन आर्टिकलों के मध्य में बताई गई हैं। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसमें 5 शर्तों को बताया गया कि 5 ऐसी शर्तें हैं जिनको फुलफिल करने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब कैसे ये है, कौन से 5? तो एक तो है आपका जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुगत आधार। वंशानुगत मतलब कि क्या है कि यदि कोई बच्चा है, यदि उसके माता पिता में से कोई व्यक्ति एक जो है वो भारत का नागरिक है और वह बच्चा भारत के बाहर किसी अन्य देश में पैदा होता है तो वह बाद में जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। चौथा, देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से। पांचवा, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता। जैसे कि जो गोवा था, गोवा दमन दीव, वह पहले भारत का अंग नहीं था, उसको बाद में भारत में मर्ज किया गया तो वहाँ के लोगों की जो है ऑटोमेटिक जो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संबंध में। तो याद रखिएगा कि जो ओसीआई की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। वैसे तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यदि आप संविधान में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, परंतु यह जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड है या एक तरीके से जो ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाले कार्ड धारक होते हैं, इनको एक तरीके से दोहरी नागरिकता का ही लाभ प्राप्त होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ या कुछ बातों के अपवाद के साथ इनको एक तरीके से दोहरी नागरिकता का ही लाभ होता है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो पात्र होते हैं कि उनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला जो कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गृह मंत्रालय जो है वो ओसीआई एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था। मतलब उस तारीख को या तो भारत का नागरिक था या उसके अंदर पात्रता थी कि वह भारत का नागरिक बन सकता है, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था। जैसे कि गोवा है, दमन दीव है, वो 1947 के बाद में भारत में सम्मिलित होते हैं। या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। मतलब यहाँ जो ऊपर कंडीशन बताई गई, ये लोग या इनके बच्चे जो अन्य पात्रता मानदंड है उनको पूरा करते हैं तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं वो एक्चुअल में भारत के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके होते हैं। इसके अलावा जो ओसीआई कार्ड नियमों की जो धारा 7A है, 7A के अनुसार एक आवेदक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता पिता या दादा दादी, परदादा परदादी
कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, किसी ऐसे देश के नागरिक जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, जैसे कि जो अधिसूचित में है उसमें जैसे कि आपका श्रीलंका है, चाइना है, तो इनके भी, इनसे संबंधित लोगों को भी ओशियाई कार्ड नहीं दिया जाता है। जो पिछले साल जो लेखक और ब्रिटिश पत्रकार आतिश तासीर थे, उनका जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कार्ड है वो निरस्त किया गया था, वो इसी धारा 7A के तहत किया गया था कि ये कहा गया कि उन्होंने यह बात छुपाई कि उनके पिता जो हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, इसी के आधार पर उनके कार्ड को निरस्त किया गया था। आगे देखें तो अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी के पास ओशियाई कार्ड है तो उसको क्या लाभ मिलता है भारत के अंतर्गत। तो ओशियाई कार्ड धारक जो होते हैं ये भारत में प्रवेश कर सकते हैं तथा भारत का दौरा करने के लिए बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा अर्थात मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो ओशियाई कार्ड धारक होते हैं उन्हें किसी अलग प्रकार की वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, ये एक प्रकार से उनके लिए आजीवन वीज़ा की तरीके से कार्य करता है। तो वह विभिन्न उद्देश्यों से भारत में आ जा सकते हैं और उन्हें किसी अन्य वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके साथ ही जब ये भारत आते हैं तो इन्हें किसी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय अर्थात ERRO के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, मतलब जिसके पास ओशियाई कार्ड है, यदि कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए ओशियाई के रूप में पंजीकृत रहता है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन का पात्र हो जाता है। तो यदि वह चाहे तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ओशियाई कार्ड धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आवर्जन काउंटर अर्थात स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो ओशियाई कार्ड धारक हैं इन्हें भारत में विशेष बैंक खाते खोलने की परमिशन होती है। इसके अलावा ये गैर कृषि संपत्ति मतलब आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य से कोई संपत्ति है उसे खरीद सकते हैं, परंतु यहाँ रिस्ट्रिक्शन यह है कि इन्हें कृषि योग्य भूमि जिसमें कि खेत है या फार्म है या किसी भी तरह का वृक्षारोपण संपत्ति शामिल है उसकी खरीद करने का अधिकार ओशियाई कार्ड धारक को नहीं होता है। इसके साथ ही इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के लिए भी आवेदन ये कर सकते हैं, मतलब इनको भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है और यहाँ का पैन कार्ड भी मिल सकता है। तथा यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ओशियाई कार्डधारी होते हैं इनको मतदान करने का और सरकारी नौकरी तथा संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जो ओशियाई कार्ड धारक होते हैं, चूँकि यह भारत के नागरिक नहीं होते हैं, तो इन्हें भारत में मतदान करने के, यहाँ के चुनाव में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है और ना ही ये कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ना ही किसी संवैधानिक पद पर जैसे कि किसी मंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस तरह के किसी भी संवैधानिक पद पर इनको नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तथा यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि यह जो ओशियाई कार्ड धारक छीना, मतलब ये निरस्त कैसे हो सकता है। तो एक रीज़न तो ये बताया था अभी कि यदि आप कोई बात छुपाते हैं, कि जैसे कि जो आतिश तासीर थे उन्होंने यह बात छुपाई कि उनके पिता जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति रहे हैं। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मतलब गलत डॉक्यूमेंट दे करके ना यह कार्ड प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह ओशियाई कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई ओशियाई कार्ड धारक जो है वो भारतीय संविधान का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसका ओशियाई कार्ड रद्द किया जा सकता है। अब यदि नागरिकता के संबंध में इनके बात करें तो चूँकि भारतीय संविधान जो है वो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए कोई भी ओशियाई कार्ड धारक जो है वो भारत का नागरिक नहीं होता। तो याद रखिएगा ओशियाई कार्ड धारक भारत का नागरिक किसी भी प्रकार से नहीं होता। हाँ, वो आवेदन कर सकता है यदि वो 5 साल तक ओशियाई कार्डधारी रहा हो। तो एक व्यक्ति जो ओशियाई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है वह ओशियाई का दर्जा दिए जाने के 5 साल बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु जब यह आवेदन करेगा तो इसके साथ कंडीशन यह है कि साथ ही नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को 12 महीनों के लिए भारत में निवासी होना चाहिए, मतलब वह 12 महीनों से भारत में रह रहा हो, तभी एक तो 5 साल से उसके पास ओशियाई का दर्जा हो, और दूसरी चीज़ जब भी वह आवेदन करेगा तो 5 साल वाला कंडीशन के साथ साथ वो आवेदन से 12 महीने के पहले से वह भारत में रह रहा हो तभी वह आवेदन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं NRI अर्थात नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन के संबंध में, या इन्हें अनिवासी भारतीय कहते हैं। तो अनिवासी भारतीय ऐसे लोग होते हैं जो व्यापार के उद्देश्य से या व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से वो देश से बाहर रहते हैं, मतलब भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास करते हैं, तो उनको ही क्या कहा जाता है, अनिवासी भारतीय कहा जाता है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, मतलब ये भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं। और इसमें कंडीशन ये होती है इनके साथ कि ऐसे व्यक्ति
जो किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 डेज के लिए किसी अन्य देश में रहते हों, तभी वो एनआरआई कहलाएंगे। और एनआरआई क्या होता है, चूँकि ये भारत के नागरिक होते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य या नौकरी के उद्देश्य से ही देश के बाहर रहते हैं, तो इनको वोट देने का अर्थात मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि ओशियाई को मतदान का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं होता है, जबकि एनआरआई भारत का ही नागरिक होता है, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार होता है। और इसके साथ ही इनकी जो आय होती है, जो यदि व्यवसाय कर रहे हैं बाहर या नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी वही आय जो है भारत में टैक्सेबल होगी या कर योग्य होती है जो ये भारत में कमाते हैं। मतलब जो पैसा यदि ये अमेरिका में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, जो पैसा ये अमेरिका या कनाडा में कमाएंगे उस पर टैक्स इनको वहाँ पर देना पड़ेगा, ना कि भारत में देना पड़ेगा। यहाँ पर इनके उसी पैसे पर टैक्स लगेगा जो ये भारत के अंदर कमाएंगे। मतलब 183 दिन के अलावा ये वहाँ बिताने के बाद यदि कुछ दिन भारत में रहते हैं और यहाँ पर कोई व्यवसाय या नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम पे ही इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पीआईओज के बारे में, अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह जो श्रेणी है यह 2003 में प्रारंभ की गई थी। तो भारतीय मूल का व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या शॉर्ट में पीआईओ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है। मतलब जब जन्म लिया तो हो सकता है कि भारत का नागरिक रहा हो, परंतु अब क्या है कि वह भारत में नहीं रहता और उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब वह उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, जैसे कनाडा की या अमेरिका की या किसी अन्य देश की। तथा पीआईओस जो होते हैं जिनके पास बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट था, मतलब पासपोर्ट यदि होता था तो उनको पहले एक पहचान पत्र जारी किया जाता था जिसे पीआईओ कहा जाता था। मतलब इन देश के नागरिकों को ये मतलब बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यदि यहाँ के व्यक्ति हैं तो इनको पीआईओस का जो श्रेणी का जो दर्जा या कार्ड जो है ये नहीं जारी किया जाता था। इसके अलावा जैसे कि अमेरिका के, जापान के, कनाडा या किसी अन्य देश के लोग हैं तो उनको पीआईओस का दर्जा दिया जा सकता था या उनको ये कार्ड दिया जाता था। परंतु हुआ क्या, और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, यह जब पीआईओ जो होता था यह 15 वर्षों के लिए एक तरीके से वीज़ा प्रदान किया जाता था। इसमें यही होता था जो कार्ड या जो पहचान पत्र जारी किया जाता था उस तरीके से 15 वर्ष के लिए पासपोर्ट या वीज़ा का कार्य करता था, जबकि जो ओशियाई है वह आजीवन वीज़ा का कार्य करता है। तो इसी वजह से क्या किया गया कि इन कंट्राडिक्शन को दूर करते हुए ओशियाई और पीआईओ के 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को वापस ले लिया और जो पीआईओ वाला जो क्राइटेरिया था उसको ओशियाई के साथ मर्ज कर दिया गया। अब मतलब पीआईओ और ओशियाई अलग अलग श्रेणियां नहीं है, बल्कि एक ही श्रेणी है ओशियाई। पीआईओ को ओशियाई में मर्ज कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।